कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने अब अखिलेश यादव को जवाब दिया है। एक वीडियो वायरल हो रहा था, आपने भी देखा होगा 2023 का, जिसमें अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य, हाँ ये वो वीडियो जिसको लेकर कुछ बहस हो रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अब से तुम्हारे हमारे रास्ते जो हैं अलग हैं, तुम शूद्र मत कहो, इस तरह से कुछ बहस हुई थी अनिरुद्धाचार्य और अखिलेश यादव की। वीडियो पुराना, लेकिन जो है वायरल हुआ अभी। अब ये खबर आ रही है, अभी अभी हमको बयान मिला है, अनिरुद्धाचार्य ने अखिलेश यादव को जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आप मुसलमानों से कहेंगे हमारे आपके रास्ते अलग है। सुनाइए क्या कुछ कहा कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। मैं फिर से बता रहा हूं, ये वीडियो पुराना 2023 का। अखिलेश यादव और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बीच कुछ कहा सुनी, बहस हुई शूद्र को लेकर कि शूद्र मत बोलो और ये सारी चीजें। उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि इसलिए हमारे आपके रास्ते अलग अलग। जवाब दिया अनिरुद्धाचार्य ने अखिलेश यादव को अब पुराने वीडियो पर, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों से कहेंगे अखिलेश यादव तुम्हारे हमारे रास्ते अलग। सुनाइए क्या कुछ कहा अनिरुद्धाचार्य ने। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया। मैंने वही उत्तर दिया जो सच है। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। सोचिए, जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा, ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे। हालांकि आपको बता दें, अनिरुद्धाचार्य ने अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन अखिलेश यादव को अनिरुद्धाचार्य ने क्यों जवाब दिया है। अच्छा, ये जो वीडियो ये भी आप सुनना चाहेंगे, क्या हुआ क्या था। ये 2023 का वीडियो अभी वायरल हुआ। क्या कहा था अखिलेश यादव ने अनिरुद्धाचार्य से, क्यों अनिरुद्धाचार्य भड़के और कहा कि साहब मुसलमानों के लिए कहोगे तुम्हारे हमारे रास्ते अलग। सुनाइए वो पुराना वीडियो, सुनिए। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया मैं हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोला। भगवान के बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह चलो आइए, कन्हैया कह के बोला। प्रचार करो। आप बताइए, आप बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग अलग हो गया, ठीक है। इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी नहीं। देखिए, जानकारी कर ये अखिलेश यादव ने कहा तुम्हारे हमारे रास्ते अलग हैं। अब अनिरुद्धाचार्य ने जवाब जो दिया, एक बार फिर से सुना दीजिए। अनिरुद्धाचार्य का जवाब सुनिए। वो कहना, आप हिंदू धर्मगुरु से, कथावाचक से कह सकते हैं कि तुम्हारे हमारे रास्ते अलग हैं। किसी मुसलमान से अखिलेश यादव कहेंगे कि तुम्हारे हमारे रास्ते अलग है। सुनिए क्या जवाब दिया कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने, सुनिए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया। मैंने वही उत्तर दिया जो सच है। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। सोचिए, जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा, ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे। देखिए, बड़ी खबर यह है कि अनिरुद्धाचार्य अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के मन में हिंदुओं के लिए द्वेष होने का आरोप लगा रहे हैं। द्वेष, हिंदुओं के लिए अखिलेश यादव के मन में द्वेष है, ये कह रहे हैं अनिरुद्धाचार्य। और इसी तरह के आरोप समाजवादी पार्टी के नेताओं पर, सबसे बड़ी हिंदू धर्म की आस्था यात्रा कावड़ को लेकर, बयानों को लेकर भी इस तरह के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अब कांग्रेस पार्टी की भी एंट्री हो गई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, सावन का महीना, कांग्रेस क्यों करे शोर। अब बात इसकी। कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। क्या आप तुष्टीकरण की राजनीति में इतने डूब गए हैं कि हिंदू त्योहारों को कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं? आप मुसलमानों को सड़क पे 15 मिनट नमाज नहीं पढ़ने देंगे, जबकि तो उनका भी बराबर का योगदान है। वही पूरे कावड़ का त्योहार 1 महीना सड़क पर रहेगा।
तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? उनके बयान से असहमत हूँ। उनका बयान आपत्तिजनक है, भावनात्मक है, विघटनकारी है। बड़ी प्रॉब्लम है साहब कावड़ से, बहुत कष्ट है इन लोगों को कावड़ से। मुहर्रम का महीना गुजरा, मुहर्रम की यात्रा निकली थी पिछले महीने ही शायद, हिंसा हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, हंगामा हुआ, दंगे जैसे हालात, एक की मौत हो गई, पुलिस वालों मतलब शायद चाकू से भी हमला हुआ था, सब मौन धारण किए हुए थे। अब इतना शोर मचा रहे, इतना कष्ट है ना। वैसे मैं बताऊं, एक महीना जो सावन का पूरा एक महीना होगा ना, 6 दिन हो चुके हैं सावन में कावड़ यात्रा की शुरुआत को 6 दिन हो चुके हैं। उपद्रव, हिंसा, उत्पात, ये 2-4 अगर घटनाओं को छोड़ देना, ये 2-4 घटनाओं को, तो देश में 7 करोड़ कावड़िए पूरी शांति, श्रद्धा, संयम से तप, तपस्या, संकल्प को पूरा कर रहे हैं। शांति बनी हुई है, कोई इस तरह का कोई बहुत बड़ा दंगा या कुछ नहीं, कोई ऐसा टकराव नहीं हो रहा है, कोई सांप्रदायिक माहौल खराब नहीं हो रहा है। सवाल यह कि क्या कावड़ यात्रा की यही शांति, यही संयम, यही सांप्रदायिक सौहार्द जो मुसलमान भाई भी पुष्प वर्षा कर रहे हैं कावड़ियों पर, यही सांप्रदायिक सौहार्द, शांति, संयम कुछ लोगों को खटक रहा है शायद। मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कांग्रेस के ना छोटे मोटे नहीं बहुत बड़े नेता हैं। राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु उनको कहा जाता है, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी का राजनीतिक, ये पोस्ट किया, ये पोस्ट दिग्विजय सिंह ने कावड़ यात्रा पर एक पोस्ट किया जिससे कई लोग ये मान रहे हैं कि ये भड़काऊ है। आप तय करिएगा ये भड़काऊ पोस्ट है या नहीं है, जिसमें ये किया गया कि एक तरफ नमाज, एक तरफ कावड़, ऊपर लिखा गया, नीचे लिखा गया कि एक देश दो कानून, और उस तरफ तस्वीर लगाई थी कि नमाज कर रहे जो नमाजियों को तो पुलिस वाले डंडे मारती है, डंडे मारती हुई तस्वीर। इसका भी सच बताऊंगा, पुलिस वाले पर एक्शन हो चुका है। दूसरी तस्वीर सड़कों पर कावड़, तो ये उकसाने वाला था मुसलमानों को, क्या भड़काने वाला था कि देखो तुम्हें तो डंडे मारते हैं, कावड़ ये सड़क पर बैठे हुए हैं। दिग्विजय सिंह, अब ये उकसाने वाला नहीं है क्या? एक समुदाय को कावड़ यात्रा के खिलाफ भड़काने वाला नहीं है क्या? ये आप तय करिए। दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट की टाइमिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पोस्ट ऐसे वक्त में किया गया जब आरोप ये लग रहे हैं साहब कि एक इकोसिस्टम, आरोप नहीं है ये फैक्ट है, मैं कहता हूं कुछ एक इकोसिस्टम उपद्रवी कावड़ियों के सहारे, मैं कह रहा हूं कुछ कावड़िए जो हैं उन्होंने हिंसा की, उत्पात किया, उपद्रव किया, 2, 4, 5, 7 वीडियो आए, लेकिन पूरी कावड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश में लगे हैं। और ये उकसाऊ, मेरी नजर में भी उकसाऊ है, ये भड़काने वाला है साहब। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप क्यों कावड़ और नमाज को आमने सामने कर रहे हैं? कोई टकराव थोड़ी ना है साहब। सांप्रदायिक सौहार्द की इतनी खूबसूरत मिसाल हमारे देश में देखने को मिल रही है। मुस्लिम समाज जो है पुष्प वर्षा कर रहा है कावड़ियों पर, हिंदू मुसलमान सब भाई एक साथ हैं। कावड़िया, इतना खूबसूरत त्योहार कावड़ का। अब ये कोई नए नहीं है, कल ही समाजवादी पार्टी के सांसद थे ना राजीव राय, कावड़ियों पर क्या कहा था? ये बेरोजगार लोग हैं, ये आपके पास टाइम होता है, ये जिनके पास काम नहीं है ये बेरोजगार लोग हैं, ये कह रहे थे राजीव राय। ये मतलब जिनके पास काम नहीं है, अनपढ़ बेरोजगार लोग, ये लोग जाते हैं। फिर सांसद हैं आदित्य यादव, उन्होंने कावड़ियों को एक तरह से गुंडा कहते हुए कहा कि कावड़ यात्रा के नाम पर राहगीरों से मारपीट, आम लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। अब अखिलेश यादव के करीबी एसटी हसन ने भी कह दिया साहब कि कावड़ यात्रा में बवाल करने वाले, जुल्म करने वाले लोग शामिल हो जाते हैं। इन सबको कावड़ से इतना कष्ट है ना, इतना कष्ट है, मुहर्रम पर एक शब्द नहीं बोलते ये लोग। क्या बोला था आप लोगों ने जब हिंसा हुई थी, जब चाकू मारा गया था, जब एक शख्स की मौत हो गई थी, दंगा हुआ था, तब बोला था आप लोगों ने? पूरे मुहर्रम पर क्यों सवाल उठाना? अगर 2, 4, 5 इस तरह के लोग इस तरह की हरकत करते हैं, इसी तरह पूरे कावड़ पर क्यों सवाल उठाना? कावड़िए किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, मतलब ये नशेड़ी हैं, गांजा फूकते हैं, सुल्फा, ये सब। राहुल गांधी के सबसे बड़े, मैं बता रहा हूं, जो राजनीतिक गुरु है ना दिग्विजय सिंह, उन्होंने शायद सबको पीछे छोड़ दिया। ये पोस्ट बड़ा कष्ट हो रहा है, एक देश दो कानून, इसकी भी बात मैं आगे करूंगा। कावड़ यात्रा को लेकर ये उकसाऊ पोस्ट किया, भड़काऊ कुछ लोग मानते हैं। इस पोस्ट को ध्यान से समझिए। इस पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने एक और रास्ते पर रखे कावड़ की तस्वीर, ठीक है, रास्ते पर कावड़ रखे हुए हैं, ठीक,
दूसरी ओर दिल्ली में पिछले साल 8 मार्च को नमाजियों को लात मारते हुए पुलिसकर्मी की एक तस्वीर शेयर की और लिखा गया एक देश दो कानून। ये वो तस्वीर थी, ये 2024 की तस्वीर थी दरअसल। और इस पुलिस वाले का क्या हाल हुआ था ना, इस पर क्या एक्शन हुआ था, ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये तस्वीर गलत थी, ये बदतमीजी थी। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। नमाजियों के साथ इस तरह की हरकत करने का अधिकार किसी को नहीं है, मैं भी बोलता हूं ये। लेकिन ये जो तुलना हो रही है कावड़ वर्सेस नमाज, कावड़ और नमाज को आमने सामने रख के कि एक देश दो कानून, क्या मुसलमानों को भड़का रहे हैं क्या दिग्विजय सिंह जी? दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट में शेयर की गई तस्वीर में नीचे लिखा है एक देश दो कानून। इस पोस्ट को शेयर करके दिग्विजय सिंह ने शायद ये बताने की कोशिश की साहब कि भारत में हिंदुओं के लिए अलग कानून है, उनको तो अलाउ कर दिया, सड़क पर इतने कावड़। और मुसलमान भाई जब नमाज के लिए सड़क पर बैठते हैं तो पुलिस उनको मार देती है, पीट देती है, लाते मारती है। सड़क पर कावड़ से प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं है, जबकि सड़क पर नमाज पढ़ने से पुलिस वालों को बड़ी प्रॉब्लम है। यही वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक देश दो कानून क्यों? एक्सक्लेमेशन। सवाल है कि दिग्विजय सिंह एक पुरानी तस्वीर के बहाने क्या हिंदू मुसलमान कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक कुछ माहौल बनाने की कोशिश क्या वो कर रहे हैं? एक साल पुरानी तस्वीर सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के मकसद से क्या डाली गई, ये सवाल है। क्या ये पोस्ट कावड़ यात्रा के दौरान एक साल पुरानी तस्वीर कावड़ को नमाज के समकक्ष ऐसे करके क्या ये सांप्रदायिक विवाद फैलाने की कोशिश है? और सबसे जरूरी, जानबूझकर क्या दिग्विजय सिंह ने बात छिपाई कि जिस तस्वीर की वो कावड़ से तुलना कर रहे हैं वो अभी की नहीं, एक साल पुरानी है। और वो ये नहीं आपको बता रहे हैं कि उस पुलिस वाले पर क्या एक्शन हुआ था। दिग्विजय सिंह ने पोस्ट में क्यों नहीं बताया कि कावड़ की तुलना जिस तस्वीर के साथ की जा रही है उस मामले में आप जानते हैं नमाजियों से अभद्रता करने वाले पुलिसकर्मी को सजा मिल चुकी है। दिल्ली पुलिस ने उसे तुरंत इस अभद्रता के लिए सस्पेंड कर दिया और ईद पर नमाजियों से बदतमीजी करने वाले मनोज तोमर नाम के आरोपी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था। ये नहीं बताएंगे दिग्विजय सिंह आपको, ये थोड़ी ना एजेंडा फेल हो जाएगा साहब। सवाल है कि करीब 16 महीने पुरानी तस्वीर को क्या कावड़ यात्रा के दौरान ढूंढ कर निकाला गया? क्योंकि इतनी शांति से कावड़ यात्रा, कुछ विवाद, कोई दंगा, कोई हिंसा, कोई फसाद, कोई सांप्रदायिक सद्भाव कोई बिगड़ ही नहीं रही है। खूबसूरती के साथ आस्था का इतना बड़ा पर्व, शांति से यात्रा, ये कष्ट था क्या? क्योंकि कुछ दिन पहले आप जानते हैं दिग्विजय सिंह ने ही कावड़ यात्रा को नफरत से जोड़ दिया था कि कावड़ यात्रा का इस्तेमाल, हाँ ये वो बयान था, कावड़ यात्रा का इस्तेमाल नफरत का माहौल बनाने के लिए हो रहा है। नफरत, इनको कावड़ यात्रा में नफरत नजर आ रही थी। ये सब नंबर बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी में शायद होता होगा, नंबर बढ़ते होंगे, शायद प्रमोशन हो जाए, पता नहीं क्या पता। हालांकि ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं जो खुद 2 साल पहले, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, कावड़ यात्रा में नंगे पैर शामिल हुए थे। जी हाँ, दिग्विजय सिंह कावड़ यात्रा में नंगे पैर शामिल हुए थे। तब बीजेपी ने कहा था कि दिग्विजय सिंह इच्छाधारी, फैंसी ड्रेस हिंदू हैं, इच्छाधारी। अब ये बयान देकर शायद दिग्विजय सिंह उन्हीं की बातों को सही साबित कर रहे हैं। इच्छाधारी हिंदू, फैंसी ड्रेस हिंदू, बीजेपी कहती है इनको। इसलिए वो सिर्फ हिंदू वोट के लिए कावड़ यात्रा में शामिल हुए और अब उनका असली चेहरा सामने आ गया। कावड़ नफरती, कावड़ ये, कावड़ वो। इसके 2 साल बाद ही कावड़ यात्रा को लेकर दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट ने बीजेपी को पूरी कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाने का मौका दे दिया। देखिए, मैं ना अलग अलग बयान आपको सुनाऊं उससे पहले ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, पोस्ट दिखाई जो पोस्ट किया दिग्विजय सिंह ने। आज ये पोस्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिखा कि एक देश दो कानून, एक्सक्लेमेशन, मतलब एक देश दो कानून क्यों? मतलब हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग कानून, अलग अलग ट्रीटमेंट क्यों? यही वो जानना चाह रहे हैं। देखिए, हमारा मानना है, हम ये मानते हैं साहब कि कम से कम कांग्रेस को एक देश एक कानून पर ज्ञान नहीं देना चाहिए। आज चुभ रहा है कांग्रेस पार्टी को कि 2 अलग अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, वैसा कुछ है नहीं, लेकिन आज चुभ रहा है ना कांग्रेस पार्टी को। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को एक देश एक कानून पर कम से कम ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के लिए अलग कानून की वकालत करने वाली और यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का विरोध करने वाली पार्टी कौन है? कांग्रेस पार्टी। एक देश एक कानून का विरोध करने वाली कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी। देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून, यूसीसी लागू करने का विरोध करने वाली पार्टी कौन सी? कांग्रेस। यही नहीं साहब, सही मायनों में देश में एक देश एक कानून कब लागू किया गया था, याद है आपको? 370 हटाकर एक देश एक विधान एक कानून, एक तिरंगा एक झंडा, एक देश एक कानून। तब कांग्रेस ने सपोर्ट किया था कि 370 को हटाने का।
तब एक देश दो कानून अच्छे लग रहे थे। आज एक देश दो कानून एक्सक्लेमेशन के साथ दिग्विजय सिंह पूछ रहे हैं। कम से कम कांग्रेस पार्टी को एक देश एक कानून पर ज्ञान देने का अधिकार नहीं है। सुनिए किसने क्या कुछ कहा। बोल कवड़िया बोल बोल बम 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 बम। अपना धर्म आस्था का मेरा प्रश्न है, राजनीतिक नहीं है। बोल कवड़िया बोल बोल बम 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 बम। अपना धर्म आस्था का मेरा प्रश्न है, राजनीतिक नहीं है। राज्य सरकार अगर कांवड़ यात्रा के लिए सुविधा प्रदान करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी का पीछे रहने वाली थी। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर एसटी हसन ने अब कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा बयान दे दिया, विवादित बयान। वो कह रहे हैं कांवड़ में बवाली और जुल्मी शामिल होते हैं। जुल्मी शामिल होते हैं कांवड़ में, बवाली और जुल्मी शामिल होते हैं। इनकी हिम्मत है, ये कह भी सकते हैं सब। अभिव्यक्ति की आजादी है साहब, कह सकते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी है। कांवड़ सनातन को लेकर जितना आप कहें आप कह सकते हैं, है ना। जुल्मी शामिल होते हैं, एसटी हसन कह रहे हैं बवाली शामिल होते हैं। कांवड़िए पूजा करके किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। जुल्मी कांवड़िए, बेरोजगार, अनपढ़, ये लोग कुछ भी जो मन में आए कुछ भी कह सकते हैं कांवड़ियों के लिए। सुनिए। देखिए, कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है और लोग बहुत डिवोशन से जल लेके जाते हैं और अपने पैदा करने वाले को के ऊपर उसे चढ़ाते हैं। लेकिन उस यात्रा के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बवालिए होते हैं। वो बवाल कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। किसी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो अपने पैदा करने वाले की पूजा कर रहा है तो वो किसी दूसरे इंसान पे कोई एहसान कर रहा है। दूसरे को तकलीफ किसी भी इंसान को नहीं देनी चाहिए, तो उनकी पूजा का सेंस ही खत्म हो गया। उधर चंद्रशेखर ने भी कहा है कि कांवड़ के लिए 1 महीने तक सड़कें बंद रह सकती है, तो नमाज के लिए 15 मिनट सड़कें बंद की। ये लोग हिंदू मुसलमान पता नहीं क्यों कांवड़ और नमाज को आपस में लोग लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्या। चंद्रशेखर का यह बयान तब है जब कांवड़ यात्रा में दलित और ओबीसी भी बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं और खुद को पिछड़ों दलितों की पार्टी कहने वाली समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि बेरोजगार राजीव राय बेरोजगार ही कांवड़ यात्रा करते हैं। राजनीतिक रूप से बेरोजगार लोग कांवड़ यात्रा को में शामिल लोग की बेरोजगार हैं, इस पर अच्छा ये सवाल ना योगी आदित्यनाथ से पूछा गया था। ऐसा नहीं है, योगी आदित्यनाथ से पूछा गया जब तुलना की गई कि जब सड़क पर नमाज अलाउड नहीं है तो सड़क पर कांवड़ यात्रा क्यों। ये क्या जवाब दिया था ना, आज पूरे देश को सुनना चाहिए। सुनाइए। मुसलमानों को सड़क पे 15 मिनट नमाज नहीं पढ़ने देंगे, जबकि तो उनका भी बराबर का योगदान है। वहीं पूरे कांवड़ का त्योहार 1 महीना सड़क पे रहेगा। आप मुसलमानों की, जैनों की, सिखों की, बौद्धिस्टों की, ईसाइयों की धार्मिक आजादी का वो छीनने का काम कर रहे हैं, पर न्याय कर रहे हैं। जो बवालिए होते हैं वो बवाल कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। किसी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो अपने पैदा करने वाले की पूजा कर रहा है तो वो किसी दूसरे इंसान पे कोई एहसान कर रहा है। दूसरे को तकलीफ किसी भी इंसान को नहीं देनी चाहिए, तो उनकी पूजा का सेंस ही खत्म हो गया। दिग्विजय जी का ट्वीट बिल्कुल सही है। जुमे की नमाज पढ़ते हुए पुलिस डंडे मार के उठा सकती है, उन पे पाबंदी लगाई जा सकती है, मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद किए जा सकते हैं, लेकिन मस्जिद के सामने डीजे बज सकता है। कांवड़ियों के लिए सारे रास्ते बंद किए जा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं चल सकता है, लेकिन आधे घंटे की इजाज़त मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए नहीं दी जाती। तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? मतलब समान कानून होने चाहिए ना, हिंदू मुसलमानों के लिए समान, बिल्कुल हम भी मानते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में क्या ऐसा होता है? उदयपुर फाइल्स पर रोक बरकरार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अब बात उदयपुर फाइल्स की, कन्हैया को इंसाफ क्या मिल भी पाएगा? और अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या। उनको हाई कोर्ट ने एक प्रिविलेज दिया था कि स्क्रीनिंग इसकी नहीं होगी, स्टे हो जाएगा।
3 साल हो गए, अभी तक मेरे को न्याय कब मिलेगा, इसलिए इस पे पिक्चर बनी है। ये गलत नहीं, तो इसको रोक मत लगाओ। सुप्रीम कोर्ट को भी उम्मीद है कि बिना कोई समय ज़ाया किए डिविजनल अथॉरिटी उस पर फैसला लेगी। मोदी सरकार है वो इन आतंकवादियों का साथ नहीं देते हुए एक परिवार का साथ देगी जो कि अपना दर्द पूरे देश के साथ साझा करना चाहता है। This is not a propaganda film, this is a reality. The nation should know this kind of jihadi network. मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, ये ना भारत में ही संभव है। ये भारत में ही संभव होगा कि एक कट्टरपंथी, दो कट्टरपंथी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर पहले तो किसी का गला काट दे। ये से भारत में संभव है कि कोई कट्टरपंथी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर पहले तो गला काट दे, फिर हत्या का लाइव प्रसारण करें, फेसबुक लाइव काटते हुए, गला काटते हुए, फिर उसी हत्याकांड पर बन रही फिल्म पर, मतलब अपनी हत्याकांड पर बन रही फिल्म पर रोक लगाने के लिए हत्याकांड का आरोपी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाए कि जो उसके हत्याकांड पर बनी फिल्म है ना वो रिलीज ना हो। ये भारत में संभव है साहब, और हो रहा है। उदयपुर फाइल रिलीज पर आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो बताने से पहले ना एक कुछ जानकारी मैं आपको देता हूं। वैसे एक खबर है, रोक बरकरार है। जानकारी ये 2014 याद है फिल्म आई थी पीके, हाँ ये पीके 2014, जिसमें कहा गया था कि नग्नता फैलाती है और ये सारी चीजें, आस्था को चोट पहुंचाने वाली, मजाक उड़ाने वाली, कुछ इस तरह के सीन्स थे फिल्म के अंदर। वॉशरूम के अंदर महादेव का वर्णन और सारी चीजें, विरोध किया गया। लेकिन इसको चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई तक करने से इनकार कर दिया था। ये फैक्ट्स हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब की टिप्पणी है, पसंद नहीं है तो मत देखो। फिल्म पर कहा, पीके फिल्म पर 2014, पसंद नहीं है तो मत देखो। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि ये कला और मनोरंजन के मामले हैं और इन्हें ऐसे ही रहने दें, और कहा कि फिल्म की रिलीज पर कोई भी प्रतिबंध फिल्म निर्माताओं के संवैधानिक अधिकार को प्रभावित करेगा। पीके, यहां आइए, उदयपुर फाइल। आज 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में उदयपुर फाइल्स पर सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ अब वो जानिए। बॉलीवुड फिल्म उदयपुर फाइल्स पर अभी रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से अपनी सहमति का संकेत दिया सहमति का। फिल्म पर रोक को नहीं हटाया उदयपुर फाइल्स, और टिप्पणी की, यहां टिप्पणी थी, अगर पसंद नहीं तो मत देखो। यहां टिप्पणी कि अगर फिल्म रिलीज होती है तो इससे इररिपेरेबल, अपूर्णीय क्षति हो सकती है, कोट अनकोट सुप्रीम कोर्ट, कि अगर फिल्म रिलीज होती है तो इससे अपूर्णीय क्षति हो सकती है, नुकसान हो सकता है। ये एक फैक्ट्स हैं, मतलब 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, और अब उदयपुर फाइल्स को लेकर। आज उदयपुर फाइल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज फिल्म पर रोक लगाते हुए क्या कहा, ठीक है ना, सुनवाई में क्या हुआ। लेकिन पहले आपको डिसीजन बता देते हैं साहब। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया साहब कि क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला पहले ही सुना चुका है, यानी कि फिल्म पर रोक, जिसके तहत केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया एक पैनल उदयपुर फाइल्स को देखने वाला है, तो इस पर वो अपनी राय देगा, यानी कि केंद्र सरकार। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अभी इस पर कोई फैसला नहीं सुना सकता। केंद्र सरकार की तरफ से गठित पैनल की रिपोर्ट आने तक फिल्म पर रोक जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई कमेटी को जल्द से जल्द मामले में पर सुझाव देने के लिए कहा। रोक बरकरार। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 21 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा। यह फैसला हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कोर्ट के अंदर क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसने नहीं, यह भी बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट में उदयपुर फाइल्स को लेकर 2 याचिकाएं दायर की गई, 2 याचिकाएं जिसका मैं जिक्र कर रहा था। एक याचिका कन्हैया लाल हत्याकांड में आरोपी मोहम्मद जावेद ने दायर की। हत्याकांड का आरोपी हत्याकांड पर बन रही फिल्म को रोकना चाहता है, मोहम्मद जावेद, जिसमें उसने कहकर फिल्म पर रोक लगाने की मांग की कि इससे उसका निष्पक्ष सुनवाई, फेयर ट्रायल का अधिकार जो है वो प्रभावित होगा। ठीक। दूसरी याचिका फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं अमित जानी, जिनको जान से मारने की भी धमकी मिली है, उन्होंने ऐसा दावा किया। फिल्म पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में,
उन्होंने कहा कि फिल्म की रिलीज में हो रही देरी से उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसी भी फिल्म की सफलता के लिए उसका रिलीज की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब सुनिए कोर्ट के अंदर क्या हुआ। कोर्ट रूम, आज सुप्रीम कोर्ट में उदयपुर फाइल्स के प्रोड्यूसर अमित जानी की प्रोड्यूसर की तरफ से जो वकील पेश हुए, गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता है गौरव भाटिया। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक बार जब फिल्म को सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस मिल गया, फिल्म पास हो गई, तो इसकी वैधता का अनुमान तो लगाया जा सकता है। सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिली। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की क्रेडिबिलिटी की जांच किए बिना ऑर्डर पास कर दिया, फिल्म पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर फिल्म निर्माताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके व्यवसाय के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक, अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है फिल्म पर रोक लगाना। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार को इस मामले पर फैसले के लिए आदेश दे और फिल्म पर आप लोग रोक हटा दीजिए। अभिव्यक्ति की आजादी, गौरव भाटिया, उदयपुर फाइल्स की तरफ से, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, कोट अनकोट, जो कोर्ट ने कहा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस फिल्म की रिलीज का विरोध करने वालों के पक्ष में है, क्योंकि अगर फिल्म रिलीज होती है तो इससे अपूरणीय क्षति हो सकती है, लेकिन अगर इसमें देरी होती है तो सिर्फ आर्थिक नुकसान होगा जिसका आपको मुआवजा दिया जा सकता है। मतलब अगर नुकसान होगा तो आप लोगों का तो आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन फिल्म रिलीज हो गई तो अपूरणीय क्षति हो सकती है। वहीं कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपी मोहम्मद जावेद की वकील मेनका गुरुस्वामी ने दलील दी कि फिल्म 2 ऐसे मुद्दों पर आधारित है जो सब जुडिस है। ज्ञानवापी केस, कन्हैयालाल मर्डर केस, ये नफरत फैलाने वाली फिल्म है, बड़ी सारी दिल। उन्होंने कहा कि अगर फिल्म रिलीज होती है तो जजों के दिमाग पर असर डालेगी, ये नफरती फिल्म है जिसका कन्हैयालाल हत्याकांड की सुनवाई पर असर पड़ेगा। क्योंकि हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने इस बात पर असहमति जताई कि कोई फिल्म जजों के मन को प्रभावित कर सकती है, नहीं कर सकती है। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारे न्यायिक अधिकारी स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं हैं कि वो फिल्म के डायलॉग से इन्फ्लुएंस हो जाएं, वो फिल्म के डायलॉग से प्रभावित नहीं होते हैं, ये जज ने कहा। वहीं जमीयत उलेमा हिंद के वकील कपिल सिब्बल ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये साबित करने की दलीलें दी। सब बता रहा हूं ना, मेरे को इतना डर क्यों है कन्हैयालाल के सच से, उदयपुर फाइल से इतना डर क्या है। चलिए छोड़िए, वो आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते थे कपिल सिब्बल ने दलील दी कि ये फिल्म नफरत फैलाती है। उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड के आदेश पर 55 कट्स के बाद भी जब उन्होंने फिल्म देखी, कपिल सिब्बल जी ने फिल्म देखी, तो भी उन्हें फिल्म में नफरत ही दिखाई दी कपिल सिब्बल जी को। कपिल सिब्बल ने कहा है कि जो फिल्म एक समुदाय के प्रति नफरत फैलाती है, किसी लोकतांत्रिक देश में लाखों लोगों को ऐसी फिल्म देखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, गलत है ये। कपिल सिब्बल जी ने कहा यह फिल्म देखकर वो पूरी तरह से हिल गए थे, कि अगर कोई जज इसे देखे तो वो चौंक जाएगा। इसका पूरा विषय ही एक समुदाय के खिलाफ नफरत पर आधारित है। ये सब कोर्ट में दलील दी गई। उन्होंने कहा कि ये फिल्म एक समुदाय को बदनाम करती है, ये हिंसा को जन्म देगा, समलैंगिकता, न्यायिक मामले, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, एक लोकतांत्रिक राज्य ऐसी फिल्म को कैसे प्रमाणित कर सकता है कोर्ट में। जिसका जवाब देते हुए गौरव भाटिया ने क्या कहा वो भी सुनिए। उदयपुर फाइल्स रियल लाइफ में एक व्यक्ति के सिर काटने की सच्ची घटना पर आधारित है। ये किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, ये कट्टरपंथ के खिलाफ है, कट्टरता के खिलाफ है, कट्टरपंथियों को एक स्ट्रांग मैसेज देती है। उन्होंने बताया कि फिल्म निर्माता निर्देशकों के साथ साथ कन्हैयालाल के बेटे को भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज जहां कन्हैयालाल का परिवार उनकी हत्या के 3 सालों बाद भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है ना, 3 साल हुए, 3 साल। अच्छा हाँ, ये 2 तस्वीरें आप देखिए, 3 साल कन्हैया को इंसाफ नहीं। वहीं कन्हैयालाल की हत्या का सच दुनिया के सामने लाने के लिए बनाई गई फिल्म उदयपुर फाइल्स को कानूनी अड़चनों में उलझा दिया गया है। हाँ, ऊपर चल रहा है ना, सिस्टम सच और सेकुलरिज्म। ये सिस्टम सच और सेकुलरिज्म है साहब। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कन्हैयालाल के परिवार का कहना है कि भले ही इस फिल्म की रिलीज में देरी हो रही है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि यह फिल्म जल्द रिलीज होगी और कन्हैयालाल हत्याकांड का सच दुनिया के सामने आएगा। परिवार का यह भी कहना है कि कन्हैयालाल की हत्या के दोषियों को जब सजा मिलेगी तभी उन्हें इंसाफ मिलेगा। जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी खड़े हो जाते हैं और उनके साथ देश के सबसे बड़े वकील खड़े हो जाते हैं कपिल सिब्बल, जो कि हर बार कहीं ना कहीं जो देश विरोधी जो गतिविधियां होती है उनमें
हर बार इन आतंकवादियों को बचाने के लिए खड़े हो जाते, जैसे कि कमलेश तिवारी के केस में इन्होंने किया। मेरे पिताजी वाले केस में एक अपराधी जिसको बेल मिली थी, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी थी, जावेद, उसको लेकर ये पहुंच गए मूवी को बैन करवाने के लिए, मूवी को बंद करवाने के लिए। तो हमें देश की जो सरकार है, मोदी सरकार है, उससे आशा है कि मोदी सरकार इसको हमारे पक्ष में निर्णय लेते हुए ये मूवी जल्द से जल्द रिलीज होगी और जो मोदी सरकार है वो इन आतंकवादियों का साथ नहीं देते हुए एक परिवार का साथ देगी जो कि अपना दर्द पूरे देश के साथ साझा करना चाहता है। और एडवोकेट गौरव भाटिया उन्होंने कहा कि साहब इस पर 24 घंटे का कोई शॉर्ट टाइम दे दिया जाए कि वो वहाँ से कोई अपना डिसीजन ला के दें, क्योंकि हमारा भी बड़ा इररिपेरेबल लॉस हो रहा है द प्रोड्यूसर का। स्पेशली सारे प्रिंट्स बढ़ चुके हैं, कोर्ट जा चुके हैं, पायरेसी का खतरा है, 800 से 1000 स्क्रीन पे कोर्ट जा चुके हैं। तो इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये रुख था कि हम इस तरह का कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दे सकते कि आप 24 घंटे में हमको आप रिपोर्ट सौंपिए और कोई जल्दीबाजी इसमें नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट मंडे की उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी और साथ में ये भी बोला कि इस मैटर को हम पेंडिंग रख रहे हैं। एक बड़ी खबर है, एक और बड़ी खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर है साहब। केजरीवाल पर एक और मुश्किल अब है कि आम आदमी पार्टी के उस पर एक और घोटाले का आरोप है। आम आदमी पार्टी की सरकार जो थी, एक और घोटाले का आरोप, जय भीम योजना में भ्रष्टाचार की जांच, एसीबी जांच की इजाजत मिल गई है, ये खबर आ रही है। एलजी ने दे दी है इजाजत, ये बहुत बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल, शराब घोटाला, ये वो इतने सारे, और अब एक और कथित स्कैम में वो फंस सकते हैं। उनकी सरकार, एलजी ने इजाजत दे दी है, एसीबी जांच की इजाजत। भीम योजना में भ्रष्टाचार 145 करोड़ के घोटाले का आरोप है, 145 करोड़। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर एक और। 2 दिन पहले राहुल गांधी के राजनीतिक पार्टनर ने तेजस्वी यादव, उन्होंने मीडिया के सूत्रों पर आपत्तिजनक ओछी टिप्पणी करते हुए सूत्र को मूत्र बताया था। तब हमने कहा था साहब कि तेजस्वी मीडिया के सूत्रों को नहीं, नेताओं को ही गाली दे रहे हैं जो जानकारियों के लिए मीडिया के सूत्र बनते हैं। मतलब मीडिया के सूत्र पार्टी के नेता ही तो होते हैं। तेजस्वी यादव ने सूत्र मूत्र कहा। आप कहेंगे मैं आज क्यों बता रहा हूं आपको, खबर सुनिएगा। मतलब अब खबर यह है, 2 ही दिन की बात, हमारी बात को कांग्रेस के सूत्रों ने सही साबित कर दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने दावा किया कि राहुल गांधी ने एक बंद कमरे में बैठक में कहा कि असम में चुनाव के बाद हिमंता जेल की सलाखों के पीछे होगा। यह हिमंता ने दावा किया कि कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने बोला है बैठक में कि हिमंता को जेल भेजूंगा, हिमंता को, अंदरूनी बैठक, उनका परिवार जेल जाएगा। जिसके बाद हिमंता ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा, लिख कर ले लीजिए, हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल भेजूंगा, जरूर जेल भेजेंगे। ये वही वाक्य है जो राहुल गांधी जी ने असम में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति के साथ अपनी बंद बैठक में कही। अब इनको कैसे पता लग गया ये नहीं पता कि राहुल गांधी ने बंद कमरे में कुछ कहा। इनके सूत्र बंद कमरे में कुछ कहा, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा वो मैं आपको बता रहा हूं। वो केवल इतना कहने के लिए असम आए, लेकिन हमारे नेता जी ये कन्वीनियंटली भूल गए कि वो स्वयं देश भर में कई मामलों में खुद जमानत पर। माई बेस्ट विशेस टू यू, एंजॉय द हॉस्पिटैलिटी ऑफ असम फॉर रेस्ट ऑफ योर डे। ये इन्होंने दावा किया साहब कि राहुल गांधी ने किसी मीटिंग में अंदर कह दिया, कांग्रेस की मीटिंग में, कि हिमंता को जेल भेजूंगा। अगर हिमंता का दावा सही है और वाकई राहुल गांधी ने बंद कमरे की मीटिंग में उन्हें हिमंता को जेल भेजने की बात कही है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि टीम राहुल में हिमंता के मजबूत सूत्र हैं, सूत्र। और इस पोस्ट के जरिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह बताने की कोशिश की कि असम में राहुल गांधी बंद कमरों में जो बात करते हैं वो भी उन तक पहुंच जाती है। यानी असम में टीम राहुल के अंदर भी हिमंता के खबरी हैं। एक तो यह मतलब हुआ, राहुल गांधी ने इंटरनल कुछ मीटिंग में कहा, हिमंता को पता लग गया, हिमंता को जेल भेजूंगा, यह राहुल गांधी ने कहा, यह हिमंता ने बता दिया। हिमंता ने यह पोस्ट दोपहर 1:42 पर किया, 1:42 PM। जिसके बाद एक पब्लिक गैलरी में राहुल गांधी ने वही बात कह दी जिसका हिमंता ने दावा किया, यानी कि सूत्र सही साबित हुए। तेजस्वी जी सूत्र को क्या कह रहे थे, हिमंता के सूत्र सही साबित हुए। हिमंता के सूत्र कांग्रेस के नेता, खुद राहुल गांधी जी ने स्वीकार किया कि हिमंता जानते हैं कांग्रेस के बब्बर शेर एक दिन उन्हें जेल में डाल देंगे। मतलब ये टीम राहुल में भी हिमंता के मजबूत सूत्र है। क्या कहा, किसने क्या कहा और बीजेपी अब क्या कह रही है, सुनिए। कि उनकी आवाज में, उनके दिल की गहराई में डर है। मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में
यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। एलओपी है, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, पर संविधान को तार तार करना ये उनके परिवार का एक प्रकार से डीएनए रहा है। आज वो धमकी देते हैं असम के चुने हुए मुख्यमंत्री को कि वो जेल जाएंगे और कहते हैं मोदी अमित शाह बचा नहीं पाएगा। मतलब कि तू तड़ाक की भाषा भी इस्तेमाल करते हैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए। वैसे 150 से ज्यादा गालियां भी दी है और धमकी देते हैं कि चुने हुए मुख्यमंत्री जेल जाएंगे। वैसे बेल पर कौन बाहर है, राहुल गांधी पूरा देश जानता है। एक नहीं अनेकों मामलों पर आप बेलधारी है। अच्छा, हिमंता ने कहा कि वो पहले से खुद बेल पर है, मुझे जेल में भेजने की धमकी दे रहे हैं। राहुल गांधी खुद बेल पर हैं। हिमंता ने कहा मुझे जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। राहुल गांधी सिर्फ उन्हें जेल भेजने की बात कहने के लिए असम ही आए, लेकिन बड़ी आसानी से भूल गए कि वो खुद भी कई मामलों में जमानत पर है। अच्छा, वैसे है भी वो। वैसे बता दें, देश की कई अलग अलग अदालतों में राहुल गांधी जी के खिलाफ कई मामले लंबित हैं। उन्हीं में से कुछ मामलों में वो जमानत पर हैं। बड़ी सारी लिस्ट है। 2015 नेशनल हेराल्ड केस, जिसमें धन के दुरुपयोग का केस दिल्ली की अदालत में चल रहा है। इस मामले में राहुल गांधी बेल पर, जमानत पर। वो इसलिए बीजेपी कह रहे खुद बेल पर हैं और धमकी दे रहे हैं किसी और को जेल में भेजने की। 2019 मोदी सरनेम केस सूरत की अदालत में चल रहा है, बेल। 18 अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला सुल्तानपुर में चल रहा है, उसमें भी बेल। वो बीजेपी कहते हैं बेलगाड़ी पर हैं राहुल गांधी। 2016 में आरएसएस पर टिप्पणी का मामला भिवंडी पटना की कोर्ट से राहुल गांधी बेल। 2019 का अहमदाबाद सहकारी बैंक केस, नोटबंदी के दौरान नोटों की अदला बदली को लेकर है, जिसमें राहुल गांधी जमान बहुत सारे हैं, बड़ा लंबा हो जाएगा, रुके आगे बढ़ते हैं। 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव विज्ञापन केस मामले में राहुल गांधी के, उसमें भी जमानत। एक और मामले में अभी एक वो तस्वीर दिखाते हैं, राहुल गांधी को कल ही कोर्ट से जमानत मिली। मामला भारतीय सेना कल विवादित टिप्पणी का है, जिसमें लखनऊ गए थे राहुल गांधी। राहुल गांधी को लखनऊ में जमानत मिली और ये वो तस्वीर बड़ी वायरल भी हो रही थी। इसको लेकर कुछ अलग अलग दावे थे, हालांकि फैक्ट चेक हो चुका है, ये वकील साहब हैं, और ये कल ही जमानत मिली। तभी तो पूछ रहे हैं, खुद बेल पर है, हिमंता को कहां जेल में भेजेंगे। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे राहुल गांधी के एक और बयान की, जिसको लेकर अलग से बवाल छिड़ गया है। जयशंकर ने किस तरह से चीन को पटका, क्या राहुल गांधी को खटका। एससीओ सम्मेलन की बात करना बहुत जरूरी, सर्कस बता दिया राहुल गांधी ने। जैसी दादी माँ वैसा पोता। हम तो हमेशा कहते थे कि इमरजेंसी मानसिकता से ग्रसित है राहुल गांधी। राहुल गांधी विदेश नीति पर पाकिस्तान के भाषा बोल करके गुमराह करने का कोशिश करता है। असली बात यह है कि हम चीन के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। चीन का कब्जा पाकिस्तानी वायुसेना पर बिल्कुल 100%। ऐसे खुलासे हो रहे हैं। श्रीमान राहुल गांधी पोगो चैनल देखने के आदी हैं। हमारे विदेश मंत्री इस वक्त चीन में है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर है। लेकिन एस जयशंकर को लेकर भारत समेत पूरी दुनिया में जो चर्चा हो रही है ना, वो एससीओ बैठक में शामिल होने को लेकर नहीं, बल्कि इस बात पर चर्चा हो रही है साहब कि हमारे विदेश मंत्री ने, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के विदेश मंत्री ने चीन में बैठकर जिनपिंग के सामने चीन और पाकिस्तान की कूटनीतिक कुटाई कैसे की, धुलाई कैसे की है। एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन, पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर जो आक्रामक रुख दिखाया, उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ड्रैगन को मतलब वहां पर पटका साहब। जयशंकर ने जिनपिंग के सामने पीओके से गुजर रही चीन की वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट की आलोचना कर दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शी जिनपिंग के सामने ही पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए ऑपरेशन सिंदूर को सही ठहराया। जिनपिंग के सामने ही पाकिस्तान के आतंक का समर्थन करने वाली चीन की विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दी। मतलब जिनपिंग के सामने चीन और पाकिस्तान को आतंक पर अल्टीमेटम देते हुए कहा कि नया भारत अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत आतंकवादियों को घर में घुसकर मारता रहेगा। लेकिन साहब अब ये चीन की कुटाई हुई है ना, चीन की कुटाई, कूटनीतिक कुटाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ बैठक में जिस तरह चीन को दुनिया के सामने फटकारा, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद करने को लेकर चीन को कड़ी चेतावनी दी, ये सारी चीजें, और उससे जिनपिंग भले ही हैरान हो, लेकिन टीम राहुल भी खुश नहीं है।
चीन में घुसकर जिनपिंग जबरदस्त राजनीतिक धुलाई के बावजूद राहुल गांधी विदेश मंत्री से नाराज हैं। सर्कस शब्द का इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने कि भारत की विदेश नीति को ही सर्कस बता दिया। सर्कस। लोग पूछ रहे हैं सवाल कि चीन को पटका, क्या यही राहुल गांधी जी को खटका? राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और एस जयशंकर की तस्वीर पोस्ट की। लिखा कि विदेश मंत्री अब भारत की विदेश नीति को बर्बाद करने के उद्देश्य से एक पूरी तरह का सर्कस चला रहे हैं। सर्कस शब्द का इस्तेमाल किया, सुनिए। राहुल गांधी विदेश नीति पर पाकिस्तान के भाषा बोल बोल करके गुमराह करने का कोशिश करता है। ये देश को नुकसान होता है। हम तो उनको यही सुझाव देंगे कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, तालमेल में काम करें, लेकिन देश विरोधी बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। China gave Pakistan network-enabled systems. They were giving them real-time intelligence. They have given them several very sophisticated weaponry and ammunition. At a time when Indian armed forces are saying this. और एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ने अब सीरिया पर हमला कर दिया है। ईरान के बाद अब इजराइल ने सीरिया पर हमला कर दिया। यह बहुत बड़ी खबर है। दरअसल इजराइल ने राजधानी पर स्ट्राइक की है, दमिश्क की। दो सबसे, ये देखिए तस्वीरें भी आ गई हैं। ये सैन्य हेडक्वार्टर है। ये देखिए आप, ये तस्वीरें सीरिया में सैन्य मुख्यालय पर आईडीएफ, ये जबरदस्त धुएं का गुबार, धमाका हुआ वहां पर। और आईडीएफ की ये देखिए आप, धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। अचानक वहां पर सायरन बजे। ये बताया जा रहा है कि पहले तो ईरान पर किया था, वो तेहरान पर जो हमला किया था, आपको याद होगा। और ये देखिए आप वो तस्वीरें। ये जगह, दो जगह बताया जा रहा है कि दो इमारतें हैं। एक तो सेना का मुख्यालय और दूसरा रक्षा मंत्रालय। इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने इसकी पुष्टि की है और यह भी कहा है कि ये जो हमला है, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसे वार्निंग है। ये माना जा रहा है। और एक और भी तस्वीर है जिसमें एक न्यूज एंकर, वो कर पीछे एक धमाका हुआ, वो तस्वीर भी अगर हम दिखाएं। दरअसल आईडीएफ ने, इजराइल ने पहले तो ईरान में हमला किया था। यही वो तस्वीर है, यही वो तस्वीर है। ये एक न्यूज, एक टीवी स्टूडियो के पीछे का फ्रेम है जिसमें धमाका हुआ। दरअसल ईरान पर हमला किया था और उसके बाद अब खबर है कि ये सीरिया पर इजराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं। वजह इसके पीछे बताई जा रही है कि एक दिन पहले दरअसल ड्रूज समुदाय पर हमला हुआ था। 100 लोगों की मौत हो गई थी और यही नेतन्याहू ने कह दिया कि उनको बचाना है और ये वार्निंग है, सिर्फ ये वार्निंग है। मिडल ईस्ट में इजराइल लगातार चौतरफा जंग लड़ ही रहा है। एपिसेंटर ईरान है, मगर लेबनान, यमन, सीरिया भी अब इजराइल को लगातार जो है अटैक्स की धमकी दे रहा था। उससे पहले ही इजराइल, ये देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए, 2 इमारतों को उड़ाया है, सैन्य हेडक्वार्टर और रक्षा मंत्रालय। इजरायली सेना की सीरिया पर यह स्ट्राइक हुई है। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है, जो इजराइल की तरफ से कहा गया कि सीरिया में ड्रूज समुदाय पर हो रहे हमलों के बदले के लिए ये हमले किए गए हैं।